दोस्तों, बात है लगभग आज से 250 साल पहले की। 1762 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे पे एक जमींदारी की किस्मत डुबोई जा रही थी। एक एक राजा को बंगाल के नवाब मीर कासिम के आदेश पर गंगा नदी में डुबोकर मारा जा रहा था। यहाँ हत्या सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक पिता की भी हो रही थी, जिनका दुधमुहा बच्चा महज कुछ ही महीनों का हुआ था। सियासत के इसी खूनी खेल में एक बड़ी रियासत का वजूद दांव पे लगा हुआ था, और इसी घटनाओं के बाद एक प्रतीक चिन्ह का जन्म हुआ, जो कि टिकारी राज के चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। एक उड़ता हुआ कबूतर जो बाज पे झपटता और पूरी सत्ता हथियार लेता। तो नमस्कार, मैं हूँ टुनटुन कुमार और आप देख रहे हैं जनमत अड्डा। आज की कहानी में हम लोग जानेंगे कि कैसे टिकारी राज अपने समृद्ध इतिहास से आज अतीत के खंडर में बदल चुका है। तो कृपया अंत तक बने रहें। बात है 18वीं सदी की। मुगल सत्ता कमजोर होने का फायदा उठाकर बिहार के अनेक प्रांतों में जमींदार और फौजदार ने अपनी अपनी जमींदारी स्थापित करना शुरू कर दी थी। इसी टाइम यूपी से एक ब्राह्मण भूमिहार परिवार बिहार की ओर कूच करता है और गया आता है। गया में आकर वह मुगल के फौज में शामिल हो जाता है और अपनी काबिलियत के बल पर कमांडर के हैसियत पे जा पहुंचता है, जिनका नाम था धीर सिंह। लोग उन्हें वीर सिंह के नाम से भी बुलाते थे। उन्होंने भी अपनी जमींदारी स्थापित करने के बारे में सोची और उन्होंने चुना मोरहर और जमनी नदी के बीच का एक ऊंचा स्थान, जो कि दुश्मन और बाढ़ दोनों से सुरक्षित था। उन्होंने जमींदारी की नींव तो रख दी थी, लेकिन इसका असल विस्तार उनके बेटे सुंदर सिंह ने किया। उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे सुंदर सिंह जब गद्दी संभाली तो उन्होंने अपनी बुद्धि से दिल्ली में कमजोर पड़ती सत्ता और बिहार में नवाबों की आपस की लड़ाई का फायदा उठाकर अपनी जमींदारी का विस्तार किया तथा उसे राज में परिवर्तित किया और अपनी ताकत बढ़ाई, अपनी सेना का विस्तार किया। 1758 में एक युद्ध के दौरान सुंदर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। चूंकि उनका पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बच्चे का गोद लिया था, जिनका नाम बुनियाद सिंह था। सुंदर सिंह की हत्या के बारे में एक कहानी यह भी चलती है कि बसंत पंचमी के दिन मोरहर नदी के किनारे एक जुलूस में उनका अपना ही बॉडीगार्ड गुलाम गौस ने खंजर मारकर हत्या कर दी थी। अब आते हैं बुनियाद सिंह पर। बुनियाद सिंह को टिकारी राज का सबसे दर्दनाक हिस्सा माना जाता है, जिनके बारे में हम लोग एपिसोड के पहले ही अध्याय में बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। इससे ठीक एक साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और वो कठपुतली बनकर रह गया था और सत्ता की सारी कमान बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता से चलता था। लेकिन जब मीर कासिम ने नवाब की गद्दी संभाली तो उन्होंने यह फैसला किया कि मैं कठपुतली बनकर राज नहीं करूंगा, और उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। और उन्होंने बिहार के तमाम उन जमींदार और फौजदार पर नजर रखनी शुरू की जिनकी वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी, और इन्हीं में से थे एक बुनियाद सिंह, जिनकी वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी। और इसी से चिढ़कर मीर कासिम ने एक साजिश रची और पूर्णिमा में सारे जमींदार जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखे थे उनकी एक मीटिंग बुलाई। और चूंकि बुनियाद सिंह उनके इरादों को भाप न पाए और वहां पहुंच गए, वहीं से उनको कैद कर कर गंगा के किनारे डुबोकर मार दिया गया, जिसकी कहानी हम लोग ने पीछे सुनी थी। अब आते हैं इनके पुत्र मित्रजीत सिंह पे। चूंकि मीर कासिम ने जब बुनियाद सिंह को मारा था तो उन्होंने फैसला लिया था कि इस घराने को मिटा देना है, और उन्होंने मित्रजीत सिंह को भी अपने सिपाही को उन ढूंढने के लिए लगा दिया। लेकिन तब टिकारी घराने के एक वफादार दीवान दलील सिंह ने मित्रजीत सिंह को छुपा कर रखा, और जब का युद्ध हुआ और बिहार के संपूर्ण सत्ता पर अंग्रेज काबिज हुए तब उन्होंने अपने मित्र बुनियाद सिंह को इसका इनाम दिया और उनके पुत्र मित्रजीत सिंह को सारी सत्ता वापस कर दी। मित्रजीत सिंह का काल एक ऐसा काल था जब टिकारी घराना अपने समृद्धि समृद्धि पे था। उन्होंने काफी समृद्धि पाया मित्रजीत सिंह के काल में टिकारी घराना ने, और काफी विकास किया। मित्रजीत सिंह ने राज करना शुरू किया। उन्होंने अपने राज का इतना विस्तार कर दिया कि उनका राज चंपारण तक फैला हुआ था, जिसमें गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, आरा, उनका राज बिहार के एक काफी बड़े हिस्से पे फैला हुआ था। और इसी बीच जब कोल विद्रोह, छोटा नागपुर का कोल विद्रोह हुआ जो कोल आदिवासियों द्वारा किया हुआ था, जिसे कुचलने में मित्रजीत सिंह ने अंग्रेजों को काफी मदद की, और इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें महाराज की उपाधि से सम्मानित किया। हुए जो टिकारी घराने में एकमात्र राजा थे जिन्हें महाराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि जब उनकी 1840 में मृत्यु हुई थी तब टिकारी राजघराना बिहार के सबसे और प्रतिष्ठित राजघराना में से एक था। 1841 में उनके मृत्यु के बाद गद्दी हितनारायण सिंह के हाथों में आई, लेकिन हितनारायण सिंह का मन राजकाज में नहीं लगा और वो सन्यास हो गए।
और उन्हीं के काल में टिकारी राजघराना का बंटवारा 2 हिस्सों में हो गया। उस समय 16 आने की प्रथा चलती थी, यानी कि 1 रुपये का 16 भाग होता था। तो 9 भाग आया नारायण सिंह के हिस्से और 7 भाग गया उनके छोटे भाई अमोद सिंह के हिस्से। और इसके बाद नारायण सिंह ने पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया और सत्ता अपनी पत्नी के हाथ में सौंप दिया। बाद टिकारी राज का राजकाज एक महिला ने संभाली और यहीं से हम लोग देखेंगे कि एक महिलाओं का एक छत्र राज शुरू होता है। उनके बाद उनकी महारानी इंद्रजीत सिंह ने सत्ता संभाली और उन्होंने राजकाज चलाया। नारायण सिंह के मर्जी से एक व्यक्ति को गोद लिया कृष्ण नारायण सिंह, लेकिन कृष्ण नारायण सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनकी विधवा आती है रामरूप कंवर, जो कि टिकारी राज की सबसे काबिल महिला शासिका साबित हुई। उन्होंने काफी जन कल्याण के कार्य किए और उनके राज में टिकारी राज एक कल्याणकारी स्टेट बनकर उभरा। उन्होंने द इम्पीरियस डिस्पेंसरी नाम से टिकारी में एक हॉस्पिटल की स्थापना की। उन्होंने जो कि 30,000 रकम देकर स्थापना की थी, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने टिकारी में एक स्कूल की स्थापना की और 5,000 दान में दिया। साथ ही साथ 30,000 रुपये का डिपॉजिट भी करवाया ताकि स्कूल हमेशा चलते रहे। टिकारी से फतेहपुर तक के सड़क के लिए उन्होंने सालाना 16,000 का बजट रखा मरम्मत के लिए। महारानी राजरूप कंवर ने अपने बाद अपनी बेटी राजेश्वरी कंवर को सत्ता सौंपी और 1886 में महारानी राजेश्वरी कुंवर ने अपने बेटे गोपाल नारायण सिंह को। 1914 में जब विश्व युद्ध हुआ तो गोपाल नारायण सिंह ने विश्व युद्ध में भाग लिया और वहां से आने के बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और आजादी की लड़ाई में भाग लिया। साल 1900 में गया में उन्हीं के व्हाइट हाउस के निवास पर कांग्रेस का 37वां अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की नींव रखी थी। 1950 में जमींदारी प्रथा जब खत्म हुआ तब 17 फरवरी 1958 को महाराजा गोपाल शरण के निधन हो गया और उनके निधन के बाद टिकारी राज समाप्त हो गया। ऐसा टिकारी के लोग कहते हैं कि अगर अभी भी इसका मरम्मत करा दिया जाए तो एक किला जयपुर के किलो जितना ही भव्य दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही किसी नए कहानी में फिर मिलेंगे।